हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंटेलिजेंस चैप्टर का जो चैप्टर किया था उसका पार्ट 1 मैंने वीडियो तैयार किया हुआ है और ये इंटेलिजेंस का पार्ट 2 है। जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में जाना था, उसके बारे में इंटेलिजेंस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने करवाया था। तो उस चैप्टर में आप लोगों ने देखा कि बुद्धि की परिभाषा बहुत तरीक़ा से बहुत मनी वैज्ञानिकों ने दी है, स्पेयरमैन ने दी है, फ्रीमैन ने दी है, वेस्लर ने दी है। सभी साइंटिस्ट ने अपने अपने अलग अलग ढंग से दिया हुआ है, सभी के अकॉर्डिंग अलग अलग इसके डेफिनेशंस हैं। तो कुछ ने इन्हें व्यक्तित्व की समायोजन कहा, कुछ ने इसे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहा, कुछ ने इसे एबिलिटी टू लर्न कहा। तो सभी साइंटिस्ट ने इसे अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है, ठीक है। थॉर्नडाइक ने परिभाषित किया, स्पीयरमैन ने परिभाषित किया। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में इंटेलिजेंस का डेफिनेशंस किया हुआ है। तो आप लोगों ने जैसे कि इंटेलिजेंस चैप्टर से जो भी कुछ आप लोगों ने समझा उस चैप्टर से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयार किया हुआ है जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल सिद्ध होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज का वीडियो तैयार करते हैं। इस इंटेलिजेंस चैप्टर के साथ में पार्ट 2 वीडियो है। इसमें जो है सो मैंने कुछ क्वेश्चन निकाले हुए हैं, जैसे कि बुद्धि क्या है और इसकी माप कैसे की जाती है। इस चैप्टर से मैंने 3 क्वेश्चन को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सेलेक्ट किया हुआ है और मैं इसी क्वेश्चन पे आगे आपसे लगातार इस पे वीडियो बनाती रहूँगी। तो अगर ऐसे ही इन्फॉर्मेशन इस वीडियो और इस टॉपिक से रिलेटेड चाहिए, आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आने वाले अपडेट्स आपके तक पहुँचते रहें। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में इंटेलिजेंस के बारे में आप लोगों को बताया था, तो उससे मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन को सिलेक्ट किया हुआ है जो कि एग्ज़ाम में हमेशा ही पूछे जाते हैं और ख़ासकर ये 11-12 के स्टूडेंट्स के लिए है ताकि उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और अधिकतर देखा गया है कि 11-12 के स्टूडेंट्स जो है सो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि उन लोग, एक तो नया सब्जेक्ट्स है, इसमें बहुत से प्रॉब्लम आते हैं। क्योंकि इस प्रॉब्लम को सभी स्टूडेंट्स का कहना है कि बहुत सारे मेरे पास ऐसे कमेंट्स आते हैं कि इसमें बहुत से प्रॉब्लम आते हैं, काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। पर ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोगों के लिए मैंने ये वीडियो काफ़ी आसान तरीके से बनाया हुआ है और बहुत ही सिंपल वे में बनाया हुआ है मैंने, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आए। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर से, बुद्धि क्या है और इसकी माप कैसे की जाती है। लेकिन इसकी चर्चा हम लोग थोड़े लॉन्ग टर्म से करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, तो इस बार भी इसी तरह है कि पहले तो हम लोग को बुद्धि क्या है इसको डिफ़ाइन करेंगे। तो जैसे कि हम लोग पहले आंसर में लिखेंगे कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग ढंग से इंटेलिजेंस को डिफ़ाइन किया हुआ है। जैसे कि वेल्स 1936 के अनुसार। तो फ्रेंड्स, जब भी हम लोग किसी साइंटिस्ट का नाम लेंगे, याद रखिए साइंटिस्ट का नाम लेने के साथ ही उनके ईयर का भी नाम ज़रूर लेना है, क्योंकि ऐसा करने से एग्ज़ाम में मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं और ये काफ़ी आगे तक आप लोगों के लिए यूज़फुल हो सकता है। तो चलिए, वेल्स के अनुसार क्या है, बुद्धि का तात्पर्य नई परिस्थितियों में बेहतर क्रिया के लिए अपने व्यवहार प्रतिरूप के पुनर्संगठन से है। बुद्धि का तात्पर्य नई परिस्थितियों, देखिए क्या लिखा हुआ है, नई परिस्थितियों। मतलब अचानक सडनली अगर आपके सामने कोई नई सिचुएशंस क्रिएट हो जाते हो और आप उसमें बेहतर ढंग से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हो, तो वो क्या है, आपकी बुद्धि का परिचय है। कुछ इंसान उस सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते, काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं, चाहे वो घर हो, बाहर हो, स्कूल हो, ऑफिस हो, कहीं भी हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर उनके सामने किसी प्रॉब्लम को फेस करने में उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन उसी प्रॉब्लम को कोई सामने वाला शख्स बिना माइंड किए हुए या बिना उस पर स्ट्रेस लिए हुए अगर उसको सॉल्व कर ले रहा है, तो इससे उसकी बुद्धि का ही परिचय मिलता है। इसी के हिसाब से देखिए, हम लोग स्टर्न के अकॉर्डिंग चलते हैं। स्टर्न के अनुसार क्या है, देखिए, नई आवश्यकताओं में चेतन रूप से अपने चिंतन को अभियोजित करने के सामान्य योग्यता को ही बुद्धि माना है। नई आवश्यकताओं में, अगर आप नई आवश्यकताओं में हैं और चेतन रूप से अपने चिंतन को अभियोजित कर लेते हैं और समान योग्यता से ही अपने बुद्धि का परिचय दे देते हैं, तो आप में बुद्धि का परिचय अच्छा समझा जाएगा। मतलब यहाँ पे जीवन में जैसे परिस्थितियों में जो आपके सामने अलग अलग बहुत सारी समस्याएं आते हैं और उसको आप अच्छे ढंग से अगर आप उसमें अभियोजित अपने आप को कर लेते हो, तो ये क्या है, आपकी बुद्धि है। उसी तरह मन 1955 ने भी इस डेफिनेशंस को समर्थन किया हुआ है, ठीक है। मन ने भी इसको परिभाषित किया हुआ है। मन के अकॉर्डिंग से मन क्या है, मन के अनुसार देखिए मैं आपको बता रही हूँ, मन ने भी इस विचार का एक्चुअल में समर्थन किया हुआ है और उनका मानना है कि
गतिशील अभियोजन की क्षमता ही बुद्धि है। मतलब क्या, गतिशील अभियोजन ये नहीं कि एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने की क्षमता ही बुद्धि है। तो सभी साइंटिस्ट का, सभी साइकोलॉजिस्ट का एक हिसाब से ही आपको इंटेलिजेंस में आपको जो है सो डेफिनेशंस दिया गया हुआ है। सभी के शब्दों में यही है कि बुद्धि व्यक्ति की नई परिस्थितियों में अभियोजित होने में सहायता करती है। अगर बुद्धि से आपको इस बात का पता चलता है कि आप अगर नई परिस्थितियों में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हो तो वो आपकी बुद्धि है। अब हम लोग चलिए यहाँ पे, ये तो था बुद्धि क्या है, ठीक है। अब हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे कि बुद्धि का मेज़रमेंट हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आप लोगों को अगर नहीं दिख रहा है तो आप लोग इसे थोड़ा सा ध्यान से देखोगे। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लाइट पेन हो गया है मेरा। तो देखिए बुद्धि का मापन क्या है। बुद्धि का मापन जो है सो गाल्टन ने किया हुआ है, ठीक है। तो गाल्टन ने कैसे किया है बुद्धि का मापन? गाल्टन ने जो है सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हिसाब से किया हुआ है। गाल्टन ने बुद्धि का मापन व्यक्तिक भिन्नता के सिद्धांतों के आधार पर किया हुआ है। क्योंकि सभी व्यक्ति में कभी भी एक व्यक्ति में जो बुद्धि होती है वो दूसरे व्यक्ति में एक जैसे नहीं होती है। अलग अलग व्यक्तियों में बुद्धि अलग अलग ढंग से होती है। इसलिए गाल्टन ने जो है सो व्यक्तिक इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर बुद्धि का मेजरमेंट किया हुआ है, ठीक है। और इस दिशा में दोस्तों मैं बता दूं आपको कि वैज्ञानिक ढंग से बिने ने का भी प्रयास हुआ है। बिने ने 1905 में बिने ने भी इसमें सफल प्रयास किया हुआ है। बट उन्होंने इस मेज़रमेंट में अकेले नहीं बल्कि साइमन की मदद से उन्होंने बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया, जिसका नाम बिने साइमन रखा गया है, ठीक है दोस्तों। बिने साइमन अलग अलग दो इंसान हैं। बिने, देखिए बिने और साइमन दो अलग अलग इंसान हैं। बिने ने फ्रांस के बच्चों की बुद्धि को जांच करने के लिए साइमन की सहायता से एक परीक्षण किया, जिसे बिने साइमन परीक्षण कहा गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए मैंने बहुत सा बुद्धि का जो है सो फॉर्मूला भी दिया हुआ है ताकि आपको अच्छे से पता चल सके। तो इस परीक्षण का जो निर्माण है वो सभी पे यूज़ नहीं हो सकता है, ठीक है। ये 3 से 15 साल के बच्चों की बुद्धि को मापने के लिए किया जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बुद्धि लब्धि जो है सो मैं यहाँ पे इस चीज़ को मेंशन कर देती हूँ। 3 से 15 साल के बच्चों की बुद्धि को मापने के लिए किया जाता है। बुद्धि लब्धि का इस्तेमाल 3 से 15 साल के बच्चों पर, ये मेंशन करना मैंने भूल गया था, ठीक है। तो इस बुद्धि लब्धि का इस्तेमाल जो है सो 3 से 15 साल के बच्चों पर किया जाता है। इसमें 30 समस्याएं होती है। इस परीक्षण में कितने समस्याएं होती है? अगर ऑब्जेक्टिव ढंग से अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ रहा है कि बिने साइमन बुद्धि परीक्षण में कितनी समस्याएं होती हैं, तो आपके पास सिंपल सा आंसर होना चाहिए कि इस परीक्षण में 30 समस्याएं होती हैं, ठीक है दोस्तों। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आप लोग याद कर लोगे कि बिने साइमन टेस्ट में 30 समस्याएं होती हैं, 30 प्रॉब्लम्स होते हैं। जी हाँ, 30 प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन ये अचानक आपके सामने एकाएक नहीं दे दिया जाता है, इसके कुछ सीक्वेंसेस होते हैं। पहले इसमें अधिक इजी प्रश्नों को दिया जाता है, उसके बाद हम लोग आगे इजी से हार्ड की ओर बढ़ते हैं। इसे एक क्रम में सजाया जाता है। इसमें अनेक प्रकार की समस्या होती हैं और कुछ समस्याओं में वाक्यों को दोहराना रहता है, कुछ वाक्यों के अर्थों को बताना रहता है। इसमें अलग अलग ढंग से समस्याओं को दिया जाता है। जैसे कि कुछ समस्याओं में खाली जगहों को भरना होता है, कुछ में आपको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की ज़रूरत होती है। इस प्रकार बीने का जो परीक्षण है वास्तव में शाब्दिक परीक्षण है। बीने का जो परीक्षण है, क्या कौन सा परीक्षण है, वो शाब्दिक परीक्षण है। तो ये दोस्तों ये पॉइंट आउट कर लीजिएगा कि बीने का सब परीक्षण शाब्दिक परीक्षण है। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सामान्य बुद्धि की अवधारणा के आधार पर ही इस परीक्षण का मापक निर्माण किया गया है। जैसे कि जो नॉर्मल आईक्यू के बच्चे हैं उन्हीं पे ये यूज़ किया जा सकता है, एबनॉर्मल चाइल्ड पर इस परीक्षण का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। और बिने साइमन परीक्षण में एक कमी भी महसूस की गई है जो मैं आपको बता रही हूँ। इसे जो है सो इसका पहला संशोधन जो है सो 1908 में किया गया था, ठीक है दोस्तों। बिने साइमन परीक्षण का पहला संशोधन 1908 में किया गया था और 1911 में इसका दूसरा संशोधन किया गया था। इस प्रकार इसके जो है सो परीक्षण में कुछ कठिनाइयाँ भी आई हैं।
बिने ने पहले संशोधन में एक महत्वपूर्ण काम यह किया कि मानसिक आयु का जो है सो कॉन्सेप्ट तैयार किया उन्होंने बताया कि वास्तविक आयु, जी हाँ, मानसिक आयु को हम लोग MA कहते हैं, मतलब मेंटल एज। MA ये जो है सो मानसिक आयु है, ठीक है, मतलब बच्चे की IQ लेवल है जो वो मेंटल MA है, इसको हम लोग मानसिक आयु को MA कहेंगे। और जो क्रॉनिकल एज है उसको हम लोग CA कहेंगे, क्रॉनिकल एज को CA कहेंगे, ठीक है। इसमें जो है सो इसमें बुद्धि के साथ बच्चों में बुद्धि में वृद्धि होती है। बिने ने एक बच्चे द्वारा परीक्षण पर प्राप्त जो भी उनका रिजल्ट आया था उसके औसत पर उन्होंने देखा कि मानसिक आयु को निर्धारित करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बच्चों की जो है सो मानसिक स्थिति भी बढ़ती है, मतलब IQ हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। तो फिर ऐसा देखा गया कि इसमें जो भी उन्होंने 11 में उन्होंने आखिरी संशोधन किया गया और बिने की जो है सो मृत्यु भी 1911 में हो गई। पर उनका जो है सो उन्होंने जिस ढंग से इस परीक्षण को संशोधन किया था उसके बाद भी अनेक साइंटिस्ट ने इनमें संशोधन करते रहा और उनके परीक्षण में कई प्रकार के ऐसे संशोधन आए गए जिसमें टर्मन थे। उन्होंने बिने साइमन परीक्षण में संशोधित करके इसे अमेरिका के बच्चों पर फिर से इसे अपनाया। तो जो टर्मन जो थे, टर्मन ने इनका फिर से इस्तेमाल किया, वो अमेरिकी बच्चों की बुद्धि को मापने के लिए किया गया। इसमें जैसे कुछ नई आइटम्स दिए जो बिने साइमन ने किया था उनसे इन्होंने कुछ हटके किया है, उन्होंने इसमें कुछ नए आइटम्स को प्रयोग किया था, ठीक है दोस्तों। तो इसी संशोधित बिने साइमन परीक्षण को स्टैनफोर्ड परीक्षण भी कहते हैं। इसे स्टैनफोर्ड परीक्षण इसलिए कहते हैं क्योंकि बिने साइमन के बाद स्टैनफोर्ड ने अमेरिकी बच्चों की बुद्धि को मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। फिर बिने साइमन को फिर 1937 में टर्मन ने भी इस पे अपना परीक्षण किया। इसलिए इस बिने साइमन काफ़ी जो है सो एक बुद्धि मापने का एक विकसित टेस्ट है और इसमें जो है सो कुछ त्रुटियां भी आई हुई हैं जिनमें कुछ आपको मैं बता दूं, इसे पॉइंट कर लीजिएगा, इसे याद कर लीजिएगा। इस परीक्षण में सबसे पहले तो भाषा के उपयोग पर अधिक बल दिया गया है, मतलब भाषा दोष से अगर किसी व्यक्ति को परेशानी है तो उसके मानसिक आयु को निकालना इसमें काफ़ी कठिन होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये एक तरह से इसमें यही त्रुटि सामने आई है कि जिस व्यक्ति में भाषा दोष होगा उस व्यक्ति की मानसिक आयु को इस विधि से निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, मतलब बिने साइमन जो है सो भाषा दोष वाले व्यक्तियों पे नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। नंबर 2 पॉइंट जो है वो है बिने साइमन परीक्षण से बुद्धि मापन पर संस्कृति का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे कि विशिष्ट योग्यता में जो जांच होती है और वंशागत योग्यता की भी जांच बहुत कम होती है। और नंबर 3 जो है सो ये है सो वयस्कों के लिए बिना परीक्षण उपयुक्त नहीं है, ये सिर्फ 3 से 15 साल के बच्चों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए वेस्लर ने वयस्कों की बुद्धि को मापने के लिए कौन सा इस्तेमाल किया, वयस्क बुद्धि मापने का निर्माण किया, जो काफ़ी सफल प्रमाणित हुआ है। वेस्लर ने जो है सो बेलेव्यू परीक्षण का इस्तेमाल किया जो कि वयस्कों की बुद्धि को मापने के लिए किया गया। इसी तरह आप देख सकते हैं कि किस तरह से बुद्धि को अलग अलग साइंटिस्ट ने, लेकिन पहला इसमें स्टार्टिंग बिने साइमन ने ही किया था, उनके बाद अनेक साइंटिस्ट ने इसी संशोधन को आगे बढ़ाते हुए इन पर अनेक रिसर्च किए। तो अब हम लोग आगे बात करेंगे, बुद्धि लब्धि की बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो बुद्धि लब्धि क्या है मैं आपको बता दूं। तो बुद्धि लब्धि को मतलब क्या है, IQ को कॉन्सेप्ट को जो है सो टर्मन और उनके दोस्तों ने निकाला। स्टर्न 1911 ने मानसिक लब्धि के प्रत्यय को निकाला, ये याद रखिएगा दोस्तों। स्टर्न 1911 ने मानसिक लब्धि के प्रत्यय को निकाला। उन्होंने कहा कि किसी बच्चे की मानसिक आयु मतलब MA को उसकी वास्तविक आयु से विभाजित करके मानसिक लब्धि निकाली जा सकती है। इसी प्रत्यय से जो है सो 1916 में टर्मन की बुद्धि लब्धि में कोई भेद नहीं है, केवल वो जो है सो टर्म का अंतर है। टर्मन ने भी इसी के अकॉर्डिंग कुछ इंटेलिजेंस टेस्ट निकाला पर उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं थे, उसमें सिर्फ टर्म का डिफरेंस है। इसी में जो है सो बड़ी आसानी हुई है और मानसिक आयु से जो है सो बच्चों की बुद्धि का अधिक सफल हो गया है। तो मैं आपको बता दूं कि इसके आधार पर केवल इतना पता चला है कि अमुक बच्चे की बुद्धि अमुक बच्चे से कम है या अधिक है। कितना अधिक है या कितना अधिक कम है इसकी जानकारी संभव
नहीं थी। इसी दोष को दूर करने के लिए फिर बुद्धि लब्धि प्रत्यय को निकाला गया, बुद्धि लब्धि का कॉन्सेप्ट निकाला गया। आपको मैं बता दूं कि बुद्धि लब्धि का जो कॉन्सेप्ट है, इससे बच्चों की बुद्धि का जो है सो दूसरे बच्चों से कितना कम या ज़्यादा रखता है, टर्मन ने इसे अपने परीक्षण में साफ साफ निकाल के बता दिया गया है। इसमें टर्मन ने बुद्धि लब्धि निकालने के लिए एक सूत्र भी बनाया है, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। बुद्धि लब्धि इजकल टू IQ इजकल टू मानसिक आयु बटा तैथिक आयु। मानसिक आयु एम ए मतलब देखिए, बुद्धि लब्धि इजकल टू क्या है, मानसिक आयु बटा तैथिक मतलब जो उसका डेट ऑफ बर्थ है इंटू 100। तो IQ इजकल टू क्या हो गया, MA/CA इंटू 100। तो ये है IQ निकालने का जो है सो ये है फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ आप लोगों को मैं बता दूँ कि CA तथा MA समान हो तो IQ पूरा 100 होगा। अगर आपका CA मतलब क्रॉनिकल एज और MA मतलब मेंटल एज अगर समान हो तो IQ 100 होगा। और यदि मानसिक आयु मतलब MA अधिक होगी तो बुद्धि लब्धि 100 से अधिक होगी, और मानसिक आयु वास्तविक आयु से कम होने पर बुद्धि लब्धि 100 से नीचे होगी। सूत्र में जो है सो 100 का व्यवहार इसलिए किया गया है कि दशमलव बिंदु को दूर किया जा सके, इसलिए यहाँ पे 100 का इस्तेमाल किया गया है। देखो आप यहाँ पे 100 का जो इस्तेमाल किया गया है ताकि पॉइंट में कोई भी आंसर ना आए, पूरे राउंड फिगर में आंसर आए, इसलिए 100 का व्यवहार किया गया है। और जो है सो मतलब जो इसके जो स्कोर है उसको फैलाया जा सके। और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊंगी कि सामान्य या औसत व्यक्ति में जो है सो 100 जो है सो IQ माना जाता है। जो एवरेज व्यक्ति रहते हैं उसका IQ लेवल 100 रहता है। ठीक है, लेकिन इस सूत्र का व्यवहार जो है सो अभी नहीं किया जाता, आज भी किया जाता है। और मतलब 100 व्यक्ति में हो सकते हैं, लेकिन इससे ऊपर भी होते हैं जो बहुत अच्छे IQ के होते हैं, लेकिन अभी इसकी मान्यता घट गई है। इसका कारण यह है कि टर्मन ने शुरू में उच्चतम वास्तविक आयु 16 वर्ष रखा था। इसने उच्चतम वास्तविक आयु इसके परीक्षण के लिए 16 वर्ष रखा था। ऐसा विश्वास है कि आयु तक मानसिक आयु जो है सो ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस आयु तक जो है सो मानसिक आयु का विकास पूरा हो जाता है। इस कारण एक कठिनाई महसूस की गई है साइंटिस्टों के बीच में कि 16 वर्ष के बाद वास्तविक आयु के बढ़ जाने के बाद पर बुद्धि लब्धि घट ही जाएगी। ठीक है, तो इसी कठिनाई से बचने के लिए 16 वर्ष की उच्चतम सीमा मान ली गई, और अब प्रयोज की वास्तविक आयु इससे कितना भी ज़्यादा हो, इसे 16 साल ही माना जाएगा। मतलब इन्होंने जो वयस्क बुद्धि का परीक्षण का जो निर्माण किया है, इसमें प्रयोज्य की आयु कितना भी ज़्यादा हो उसमें 16 ईयर्स को ही वैल्यू किया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं जो वेस्टर-वेलेव्यू परीक्षण जो है सो उसकी चर्चा कैसे इन्होंने वयस्कों की बुद्धि को मापने के लिए बिना परीक्षण का सक्षम नहीं था, पर इसी कमी को दूर करने के लिए जो है सो वेस्टर-वेलेव्यू परीक्षण को बढ़ाया गया है, जिसमें स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण की तरह ही यह भी एक व्यक्तिक परीक्षण है। ठीक है, ये भी एक इंडिविजुअल जो है सो इंडिविजुअल ही टेस्ट है, और ये किसकी कमी को दूर करने के लिए किया गया, वयस्कों की बुद्धि को मापने के लिए बिने परीक्षण सक्षम नहीं था। वयस्कों की बुद्धि को मापने के लिए जो है बिने साइमन परीक्षण सक्षम नहीं था। इसी कमी को दूर करने के लिए वेस्लर ने जो बुद्धि परीक्षण बनाया उसको वेस्लर-वेलेव्यू परीक्षण का कहते हैं। ठीक है, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण की तरह यह भी व्यक्तिक परीक्षण है, लेकिन जहाँ परीक्षण या निष्पादन केवल शाब्दिक परीक्षण है, जैसे कि यहाँ पे शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों ही हैं। वेस्लर-वेलेव्यू परीक्षण शाब्दिक के साथ अशाब्दिक परीक्षण मतलब कहा जा सकता है अशाब्दिक परीक्षण भी है। इस प्रकार इस पे दो खंड है, शाब्दिक परीक्षण और तथा निष्पादन परीक्षण। वेस्लर का परीक्षण जो है सो बिने के परीक्षण से अधिक उपयोगी प्रमाणित हुआ है। मैं आपको दोस्तों बता दूं कि वेस्लर का जो परीक्षण है बिने साइमन के परीक्षण से अधिक यूजफुल हुआ है। ठीक है, तो बिने के परीक्षण से वयस्कों की बुद्धि को मापना संभव नहीं था। बिने के परीक्षण से वयस्कों की बुद्धि को मापना संभव नहीं था, लेकिन वेस्लर के परीक्षण से यह संभव हो गया कि वयस्कों की बुद्धि की भी जांच की जा सके। बिने का जो परीक्षण है वो शाब्दिक होने के कारण केवल खास संस्कृति मतलब जो खास संस्कृति के लोग थे उसी पर ही सीमित था, और जो वेस्लर का जो है परीक्षण वो क्रियात्मक भी था और ये दोष मुक्त है। वेस्लर का बुद्धि परीक्षण जो है ये दोष मुक्त है, इसमें मतलब किसी प्रकार का दोष नहीं पाया गया है। वेस्लर ने 1981 ईस्वी में
इसका नाम जो है सो WAIS, ठीक है। वेस्लर ने जो संशोधन किया उसका नाम वो 1981 ईस्वी में किया गया और इसका नाम WAIS को संशोधित किया गया, जिसे WAIS R कहते हैं। इसी तरह उन्होंने 1974 ईस्वी में WISE को संशोधित किया, जिसको WISER कहते हैं। वेस्लर ने IQ के बदले डिवीज़न IQ का व्यवहार किया। उन्होंने कहा कि रेशियो IQ के साथ अनेक कठिनाइयां हैं, इन्हीं के कारण वयस्कों की बुद्धि का सही अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है। सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि 15 वर्ष की आयु के बाद मानसिक आयु जो है सो तेज़ी के साथ बढ़ती नहीं है। लेकिन और दूसरी कठिनाई यह भी है कि वयस्कों के लिए मानसिक आयु का प्रयत्न अर्थहीन है। इसलिए स्टैनफोर्ड बिने साइमन परीक्षण जो है सो WAIS-R में स्थानांतरण किया गया। इसे मानक अंक भी कहते हैं। इसके लिए जो है सो आपको मैं दिखा देती हूँ। इसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड स्कोर इक्वल टू x-m/SD। यहाँ x का अर्थ उस व्यक्ति के प्राप्तांक से है जिसकी बुद्धि का मापन करना है। x का अर्थ किससे है? x का अर्थ उस बुद्धि के मापन से है, प्राप्तांक से है जिस व्यक्ति की बुद्धि का मापन करना है। और m का अर्थ मीन है और SD का अर्थ मानक विचलन है। बिने तथा वेस्लर के परीक्षण में जो भी बनाए गए हैं, इनमें थर्स्टन का परीक्षण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है दोस्तों। और बिने और वेस्लर के प्रश्नों के द्वारा ही सामान्य योग्यता की जांच होती है। तो आपको ये बता दूं मैं आगे कि आज का ये जो क्वेश्चन था बुद्धि क्या है और इसकी माप कैसे की जाती है, ये काफ़ी ही लॉन्ग हो गया है। तो मैं इसका जो है सो इंटेलिजेंस पार्ट 3 बनाऊंगी। तो अगर आपको और आगे इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम लोगों ने बुद्धि क्या है और इसकी मेजरमेंट कैसे की जाती है इसको हम लोगों ने डील किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बुद्धि के विभिन्न प्रकारों की चर्चा करूँगी, जैसे बुद्धि के बहुत से टाइप्स है और बुद्धि के स्वरूप के क्या क्या इसके नेचर हैं। आगे बहुत से इसको जो है सो मैं चर्चा करने वाली हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके आने वाले अपडेट आप तक पहुँचते रहे। थैंक यू।